पशुपालक भाइयों नमस्कार। आज हम फिर एक बार मैं आप लोगों के सामने, हमारे जो पशुपालक भाई हैं, किसान भाई हैं, अपनी बात कुछ भ्रांतियां और मिथ्स जो आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में हमारी गोवंशी पशुओं में होने वाली लंपी स्किन डिजीज जो कि प्रभावित कर रही है, उसके बारे में हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। विशेष रूप से जो इसके फैक्ट्स हैं और जो इसके मिथ्स हैं, उन बातों पे हम फोकस करना चाहते हैं कि इसके फैक्ट्स और मिथ क्या क्या हैं और ये बीमारी हमारे गोवंशी पशुओं को किस तरीके से प्रभावित कर रही है। मैं पशु चिकित्सा अधिकारी देवरनिया बरेली जनपद में कार्यरत हूँ, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में, और पशु पालकों के बीच में रह करके इस बीमारी को बहुत मैंने प्रैक्टिकली अनुभव किया। और जो पशु प्रभावित हुए नहीं हुए, बीमारी से कैसे बचाया जाए, ये तो एक बात हो गई। साथ ही साथ एक जो मास लेवल पे जो आम जन को ये बीमारी प्रभावित कर रही है अलग रूप में, उसके बारे में चर्चा करना अति आवश्यक है। पहली बात, हम लोग इस बात पे जानना जरूरी है कि मैं मोटी मोटी बातें आपको बताना चाहूँगा संक्षेप में कि लंपी स्किन डिजीज गोवंशी पशुओं को प्रभावित कर रही है, प्रभावित करने वाली बीमारी है। और अगर इस बीमारी के इतिहास की बात करें तो यह बीमारी 1929 में सबसे पहले जाम्बिया में पाई गई, रिपोर्ट की गई गोवंशी पशुओं में। और 1929 के बाद वर्तमान समय में ये साउथ ईस्ट एशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका के रास्ते 2019 में उड़ीसा और में ये बीमारी प्रवेश किया। और ये कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में ये बीमारी गोवंशी पशुओं में अपना प्रभाव दिखा रही है और गोवंशी पशुओं को प्रभावित कर रही है। इस बीमारी के कारक के बारे में हम बहुत बात करें तो ये एक विषाणु जनित रोग है। और जैसा कि विषाणु जनित रोग के साथ साथ ये कैप्री पॉक्स वायरस, जो कि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, जिसकी वजह से ये विषाणु गोवंशी पशुओं को, हमारे गौ माता और को प्रभावित कर रहा है। बीमारी ज़्यादातर गोवंशी पशुओं में उनके होने वाले संतति में, यानी बछड़े में, बछियों में उनको ज़्यादा प्रभावित कर रही है। और जो जवान पशु हैं उनको ज़्यादा तेज़ी से फैलती है, उनमें ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। और जो ओल्ड पशु हैं, बुजुर्ग पशु हैं, उसमें कम तेज़ी से फैलती है। यानी कहने का मतलब ये है कि यंगर इज मोर सेंसिटिव दैन ओल्डर एनिमल। और जो हम अपने इंडिजिनस ब्रीड की बात करें तो हमारी इंडिजिनस ब्रीड, हमारी जो भारतीय नस्लें हैं, गोवंशी पशु की जो भारतीय नस्लें हैं, वो उसके लिए कम सेंसिटिव हैं। इसके बजाय जो हमारी क्रॉस ब्रीड हैं वो ज़्यादा इससे प्रभावित हो रही। कहने का मतलब जो हमारी भारतीय नस्ल की गायें हैं, गोवंशी पशु हैं, वो बैल हैं, बछड़े हैं, वो इस बीमारी से कम प्रभावित हो रहे हैं। और जो क्रॉस ब्रीड है, विदेशी नस्ल की गोवंशी पशु हैं, उस बीमारी से ज़्यादा प्रभावित हो रही है। ये बीमारी भैंसों में पाई जाती है, पाए जाने की संभावना है, लेकिन इसका प्रभाव अभी भैंसों में ना के बराबर है। भैंसों को हो सकती है, ये नहीं मना किया जा रहा कि भैंसों में बीमारी नहीं होती है, हो सकती है, परंतु इसका प्रभाव आज के समय अभी बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर रही है। उसका मोटा एक कारण जो है कि जो कि भैंस की जो चमड़ी होती है, जो स्किन होती है, जो एपिडर्मिस और डर्मिस होती है, अगर वैज्ञानिक भाषा में बात करें तो वो मोटी होती है और गाय की पतली होती है। गाय को ये बीमारी ज़्यादा प्रभावित, गोवंशी पशुओं को ज़्यादा प्रभावित कर रही है। जैसा मैंने बताया, ये कैप्री पॉक्स वायरस है, पॉक्सविरिडी फैमिली का मेंबर है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए विषाणु जनित रोग है। और ये पशु के शरीर में घुसने के बाद एक बार पशु अगर इससे एक्सपोज हो रहा है तो ये 1 से 5 दिन के अंदर अपना असर दिखाती देती है। पूरे शरीर में उसके छोटे छोटे 10 से 12 मिलीमीटर की गांठें आपको दिखाई पड़ेंगी।
दिखाई दे रही हैं, दिखाई देती हैं अगर पशु इस बीमारी से एक्सपोज हो रहा है, पशु इस बीमारी के संपर्क में, इस विषाणु के संपर्क में आ रहा है। और जो मुख्य बातें, इससे जुड़े हुए बहुत सारे मिथ्स, आम जन को इस बीमारी से जुड़े हुए बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारी भ्रांतियां आम जन को प्रभावित कर रही हैं, और जिसका परिणाम पशुपालकों भी पड़ रहा है। गोवंशी जो पशुपालक हैं, जो दुग्ध पालक हैं, जो डेयरी व्यवसाय में जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी ये प्रभावित कर रही है, और साथ ही साथ आम जन को भी अत्यधिक रूप से प्रभावित कर रही है। तो जानकारी बहुत जरूरी है कि ये बीमारी फैलती कैसे है और किस किस को हो सकती है। तो इससे जुड़े हुए कुछ जो फैक्ट्स हैं और जो ये भ्रांतियां हैं, मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि ये पशुपालकों में, ये पशुओं में बीमारी उसके उस पशु को, अगर कोई बीमार पशु है, विषाणुजनित पशु है, उसमें विषाणु का प्रवेश हो चुका है, तो मक्खी, मच्छर या खून चूसने वाले जो भी कीड़े हैं, मोटी भाषा में, उससे ये दूसरे पशु को फैल सकती है। पशु एक बार इससे प्रभावित हो गया तो उसमें जो लक्षण आएंगे, उसमें 1 से 5 दिन के अंदर ये बीमारी अपने चपेट में लेती है। शरीर पे गांठें बनती हैं 10 से 12 मिलीमीटर की साइज के, बहुत सारे इन्फ्लामेटरी स्वेलिंग से दिखाई पड़ती हैं जो बीच में दब जाती हैं। वो उस पर बात ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग बात करेंगे कि इस बीमारी से कैसे हम इसको बचा सकें। और साथ ही साथ पशु में एक जो विशेष लक्षण आता है, अगर पशु ज़्यादा प्रभावित होता है, पशु लंगड़ाने लगता है, उसका जो डिपेंडेंट पार्ट है, जो नीचे का पोर्शन है, जैसे पैर है, उसके नीचे ब्रिस्केट एडिमा है, ब्रिस्केट रीजन में स्वेलिंग हो जाती है, साथ ही साथ पैर मोटे हो जाते हैं, पानी इकट्ठा होने लगता है, स्वेलिंग हो जाती है। तो इस और ज़्यादा प्रभावित होती है तो पशु को निमोनिया हो जाता है। अगर आप निगलेक्ट करेंगे तो पशु की कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। इस बीमारी से बचाने के लिए सबसे इसका कारगर उपाय, बचाव अत्यधिक आवश्यक है। सबसे कारगर उपाय ये है कि आप अपने पशुओं का टीकाकरण जरूर करें, क्योंकि कुछ लोग टीकाकरण से डरते हैं। तो इस अपने पशुओं को टीकाकरण जरूर कराएं। जो 4 साल के ऊपर बछड़े हैं, बछिया हैं, पशु अगर एडवांस प्रेगनेंसी में नहीं है तो गोवंशी पशु आपका, तो उसको टीकाकरण अवश्य कराएं। टीकाकरण बीमारी को बचाने में अत्यधिक कारगर सिद्ध हो रही है। और टीकाकरण में हम लोग कैप्री जो पॉक्स, जो कि ये मैंने बताया आपको, कैप्री पॉक्स वायरस की वजह से होता है, तो गोट पॉक्स वैक्सीन, जो कि फर्स्ट टाइम इंडिया में एक्सपोजर हुआ, तो WHO की जो गाइडलाइन है, जो कि ये नोटिफाइबल डिजीज है, एज पर WHO गाइडलाइन, आप इसमें हम लोग गोट पॉक्स वैक्सीन, जिसका क्रॉस लिंकेज है, जो इस बीमारी से बचाने में बिल्कुल कारगर है, उसका टीकाकरण किया जाता है। और साथ ही साथ अगर पशु बीमारी से ग्रसित है, उसके पैर में सूजन आ गई है, तो आपको कुछ, जो कि ये वायरस है, विषाणु है, इसका एक समय तक प्रभाव होता है। आप इस बीमारी से बचाने के लिए आप नज़दीकी पशु चिकित्सालय पर संपर्क करिए। साथ ही साथ आप अपने पशु को अत्यधिक होने वाली सूजन से, बीमारी 3-4 दिन में चली जाती है, 5 दिन लगता है, 6 दिन लगता है। ज़्यादा प्रभावित हो गया तो पशु 8-10 दिन तक परेशान रहता है, लेकिन आप नज़दीकी पशु चिकित्सालय पर संपर्क करिए। लेकिन आपको अपने घर पर जो करना, वहाँ से आपको कुछ दवाइयाँ इस बीमारी में, अगर चमड़ी में, जो कि मैंने बताया पशु के पूरे शरीर पे गांठें बनती हैं, तो उससे बचाने के लिए पशु चिकित्सक द्वारा कुछ दवाइयाँ दी जाएंगी, जिसका आप उसको पशु को अपना खिला दीजिए। जैसे उसमें आइवरमेक्टिन दवाई बहुत ही कारगर है, वो अपने पशु चिकित्सक की परामर्श लेकर के आप आइवरमेक्टिन दवा का सेवन अपने पशुओं को करवा सकते हैं। साथ ही साथ पशु की इम्यूनिटी, यानी पशु को अगर बीमारी से ग्रसित है, बीमारी के बाद है, तो आप उसको सुपाच्य भोजन दें, यानी उसको चूनी चोकर अत्यधिक पानी पिलाएं, पानी में नमक डालें, थोड़ा सा गुड़ खिलाएं उसमें। साथ ही साथ उसको अगर मिनरल मिक्सचर दें, खनिज तत्व दें, यानी बैलेंस्ड राशन जिसको कहते हैं, सुपाच्य भोजन देना उस समय पशु के लिए आवश्यक होता है। तो आप अपने पशु को उस बीमारी से लड़ने में मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ, जैसा हमने बताया कि हम लोग काम कर रहे हैं, इस बीमारी में नीम की पत्ती बहुत अत्यधिक कारगर है। अगर कोई पशु की गांठें, जैसे मैंने बताया, गांठें अगर फूट जाती हैं,
तो आप नीम की पत्ती का लेप बनाएं, लेप बना करके खाने वाले तेल में या किसी भी चीज मिला करके उन गांठों पे लगा दें। 2 घंटे बाद बढ़िया से उसको धुल करके साफ करके साफ पानी से सुखा करके उसको पोंछ करके उस पर बीटाडीन या कोई भी एंटीसेप्टिक लोशन लगा दें तो ये आपके लिए अत्यधिक लाभदायक साबित हो रहा है और ऐसा हम लोग अपने उसमें पा रहे हैं। दूसरी बात, अगर पशु के शरीर में सूजन आ गई है तो उस सूजन को कम करने के लिए, शरीर की गांठों को कम करने के लिए आइवर पशु चिकित्सक की सलाह से आइवरमेक्टिन दवा देने के बाद पशु के शरीर पर आप गर्म पानी में पानी गर्म करके नीम पत्ती डाल करके गर्म कर लीजिए, उसको हल्का गुनगुना तक ले आइए। मैक्स सेल्फ और नमक डाल करके यानी साल्टी वाटर से कपड़ा भिगो करके उसकी अच्छी तरीके से उसकी मालिश करिए, जिसको हम बोलचाल की भाषा में हॉट फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं। हॉट फर्मेंटेशन करिए और बढ़िया से उसकी सुताई करिए। सुताई करने से क्या है कि पानी और सूजन काफी हद तक कम हो जाती है। ये तो बात है बीमारी से लड़ने की। जो इसमें सबसे ज्यादा दूधिया जो परेशान हो रहे हैं, दूध के व्यापार करने वाले परेशान हो रहे हैं, आम जन परेशान हो रहे हैं, एक जो मिथ चल पड़ा है कि ये पशु ये बीमारी जो है ये दूध लोग फेंक दे रहे हैं, तो हम इस पे जरूर बात करना चाहेंगे। एक बात ये बहुत गांठ बांध लीजिए, नोट करके रख लीजिए, ये बीमारी किसी भी मनुष्य को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करती है। ये बीमारी प्रभावित करती है गोवंशी पशुओं को। विषाणु का जो सेंसिटिविटी है वो गोवंशी पशुओं को है, बछड़ों को है, गाय को है, बछिया यानी काऊ एंड इट्स प्रोजेनी। साथ ही साथ बफलों को प्रभावित करती है, भैंसों को प्रभावित करती है, भैंसा को प्रभावित करती है। लेकिन ये यहाँ तक कि एक सीप और गोट यानी भेड़ और बकरियों में भी बीमारी नहीं होती। और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण बात है, ये किसी भी तरीके से मनुष्यों में बीमारी नहीं पाई जाती है, मनुष्यों को नहीं हो सकती है बीमारी। इसलिए अब एक बात आती है, चूंकि ये विषाणु जो निकलता है पशु प्रभावित होता है, तो सारे सिक्रीशन पशु के जो भी सिक्रीशन है, चाहे वो सीवन है, चाहे वो सलाइवा है, चाहे नेजल डिस्चार्ज है, चाहे उससे निकलने वाला दूध है, वो इन्फेक्टेड हो सकता है। अलग अलग समय के लिए इन्फेक्टेड होता है। जैसे पशु के मादा पशु जो पशु है हमारा, उसके खून में ये बीमारी 9 दिन तक, 8 से 9 दिन तक रह सकती है। साथ ही साथ सीमन में 11 दिन तक रह सकती है, सलाइवा में 11 दिन तक रह सकती है, सीमन में 22 दिन तक रह सकती है। ये अलग अलग उसमें जो है डेसिकेटेड टिश्यू में 35 दिन तक रह सकती है। उसके बिस्तर में अनगिनत समय तक विषाणु पाए जा सकते हैं, लेकिन ये मनुष्य को प्रभावित नहीं करती है। तो कृपा करके इस तरीके की भ्रांतियों पर मत ध्यान दें। ये पशु को, उसका जो पशु है, बछड़े को दूध पिलाने से आप बछड़े को मत पिलाइए अगर बछड़ा आपका बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। पशु का दूध जो है उसको उबाल लीजिए। उबाल करके, उबालने में कहीं पे भी, एक तो बीमारी किसी भी मनुष्य को हो नहीं सकती, होती नहीं, हो नहीं रही है। दूसरा, आप उस गोवंशी पशु का दूध निकाल करके उसको उबाल करके पीजिए। उबालने के बाद कोई भी जीवाणु, विषाणु सर्वाइव नहीं करता है और ये बीमारी मनुष्यों में होती नहीं है। तो जो कुछ पशुपालक भाई अपने दूध को फेंक रहे हैं, दूध को कहीं गिरा दे रहे हैं, दूधिया से लोग दूध लेना बंद कर दे रहे हैं, तो इन भ्रांतियों में बिल्कुल पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये विषाणु मनुष्यों को प्रभावित नहीं करता है और दूध पीने से मनुष्यों में ये नहीं फैलता है। जो सबसे बड़ा मिथ चल रहा है कि ये दूध पीने से फैल जाएगा, तो मनुष्यों में दूध पीने से ये नहीं फैलेगा, क्योंकि मनुष्यों में नहीं होता है। बशर्ते आप एक चीज जरूर हमें कहना चाहेंगे, आप प्रिकॉशन लीजिए, सावधानी लीजिए और दूध को कच्चा कभी मत पिलाइए, दूध को उबाल करके पिलाइए, जिससे किसी भी तरीके से कोई भी विषाणु के संपर्क में नहीं आएगा और बीमारी मनुष्यों में नहीं होती है। तो जो कुछ भ्रांतियां हैं, आप इस भ्रांतियों से बचिए। वो प्रभावित पशुओं के दूध का सेवन करिए, उबाल करके करिए, कच्चा दूध नहीं पीजिए। ये बीमारी चूंकि मनुष्यों में नहीं होती है। और इन्हीं बातों के साथ, और आप नजदीकी पशु चिकित्सक, अगर आपके पशु को बीमारी चपेट में ले रही है तो आप नजदीकी पशु चिकित्सालय पर संपर्क करके पशु चिकित्सक से उसका उचित इलाज कराइए। बीमारी किसी भी तरीके से पशुओं के लिए भी घातक नहीं होगी अगर आपने समय से रह करके उसका पूरा प्रोफाइलेक्टिक और ट्रीटमेंट आप किसी पशु चिकित्सक से सलाह लेकर के आप उससे अपने पशु को मुक्ति दिला सकते हैं, उस पशु को बचाव कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ जो सबसे ज्यादा
पशुपालकों की पीड़ा जो हो रही है कि लोग दूध पीना नहीं पसंद कर रहे हैं, इन बातों को मैं पुनः बताना चाहूँगा कि पशु का दूध पीजिए, उबाल करके पीजिए, क्योंकि ये बीमारी मनुष्यों में नहीं होती है। धन्यवाद।